हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से लेके आ गए हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो चल रहा है रेगुलर सेशन। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आज के सेशन में क्या है कुछ खास। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की कुछ प्रमुख प्रस्तावों योजनाओं को संबंधित वर्ष के आधार पर सही आरोही क्रम की पहचान करें। तो पहला ही प्रश्न है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। इसको हमें वर्ष के आधार पर किस क्रम में दर्शाना है, तो आरोही क्रम में। और इस क्रम में पहचान करना है कि कौन सा ऑप्शन सही दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, उसके बाद है CR फॉर्मूला, बेवेल योजना और क्या है अगस्त प्रस्ताव। यानी कि यही चारों प्रस्ताव को देखते हुए आगे बढ़ना है। बात करेंगे अगर क्या कि क्रिप्स प्रस्ताव, तो क्रिप्स प्रस्ताव का पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि ये कब आया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव की अगर बात कर लें तो यहाँ पर आपको अच्छे से तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्रिप्स प्रस्ताव, तो क्रिप्स प्रस्ताव की अगर बात करेंगे तो 30 मार्च 1942 को, कब 30 मार्च 1942 को, चूँकि हमें वर्ष के आधार पर ही इसको क्या करना है दर्शाना है। वहीं बात करें अगला क्या था CR फॉर्मूला। देखिए इसका वर्ष के आधार पे तुरंत आंसर मिल जाएगा CR फॉर्मूला। तो CR फॉर्मूला की बात करें तो ये कब, इसका वर्ष क्या हो जाएगा 1944। फिर उसके बाद बात करेंगे क्या दिया हुआ है बेवेल योजना। तो बेवेल योजना कब, बेवेल योजना, तो बेवेल योजना का वर्ष क्या हो जाएगा 1945। और लास्ट बच गया क्या अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव की अगर बात करेंगे तो 8 अगस्त 1940। तो क्या ये क्रम देखिए वर्ष के आधार पे सही दिया हुआ है, तो नहीं। आगे बढ़ जाएंगे पहले नंबर पे ईस्वी के अनुसार कौन आना चाहिए, तो पहले नंबर पर आ जाएगा कौन सा अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940। तो अगस्त प्रस्ताव कहाँ है, ऑप्शन नंबर C में। उसके बाद 1940 के बाद क्या होना आएगा 1942 जो कि क्रिप्स प्रस्ताव जो कि यहाँ पे है। उसके बाद आ जाएगा 1944 जो कि है CR फॉर्मूला। और लास्ट क्या आ जाएगा 1945 जो कि बेवेल योजना। यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका सही क्रम, और यही हमें इसमें पकड़ना था। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर जो कि होगा दूसरा नंबर प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात के निर्णय में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये प्रश्न तो आपको हम कई बार पढ़ा भी चुके हैं, तो ऐसे प्रश्न में तो अब आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है। तो नहीं है भाग, ये कहा गया था किसमें, बेरुबारी संघवाद में। तो ऑप्शन नंबर A होगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर बात करें कि इसमें तो कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद्य था इसमें क्या कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। तो ये भी तो पूछ सकता है कि किसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर लेंगे। बाकी रही बात अगर प्रस्तावना से संबंधित जानकारी की, तो आपको कितना बार हम बता चुके हैं, इसलिए आज उस पॉइंट को छोड़ के निकल रहे हैं। 3 नंबर की बात करेंगे। संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित में से किसने कहा था, क्या कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यानी कि ये पूछ रहा है कि ये कथन किनका था, तो ये कथन जो था किसका था, KT शाह का। तो ऑप्शन नंबर C होगा इस प्रश्न का राइट आंसर।
तो इसको ये कथन को भी ध्यान रखिएगा और केटी शाह का भी ध्यान रखिएगा, चूँकि ये भारतीय संविधान सभा के क्या थे, एक प्रमुख सदस्य भी थे। कौन? केटी शाह जी प्रमुख सदस्य भी थे। वहीं आपको नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करें तो अनुच्छेद आपको कहाँ से कहाँ तक इसका उल्लेख मिलेगा, 36 से लेकर 51 तक, ये सब बता भी चुके। और क्या कहता है, ये नीति निर्देशक तत्व की बात आ गई है तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। भाग कौन सा संबंधित हो जाएगा, तो भाग 4 संबंधित हो जाएगा। तो ये सब आपको हम पहले भी बता चुके हैं। आ जाएंगे चौथे नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न क्या है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर लेना है। तो सूची देखते हैं कि क्या है और क्या मिलान करना है। पहली बात आई है क्या, विटामिन। तो विटामिन जो है इनमें से किससे संबंधित होगा, पेप्सिन, कैरोटीन, केरेटीन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो आपको पता है कि बीटा कैरोटीन एक क्या है, प्रोविटामिन यौगिक है। तो इसका मतलब इसका जो संबंध हो जाएगा ए का 2 नंबर से, यानी कि कैरोटीन से। तो ए का हो गया 2। और विटामिन इस तरह से अगर चाहें तो एक पॉइंट यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं कि बीटा कैरोटीन एक प्रोविटामिन ए यौगिक है जो क्या करता है, शरीर में रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, तो रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है या फिर बदल जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी तरह अगर एंजाइम की बात कर लेंगे तो आपको पता है एंजाइम से संबंधित यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेप्सिन, यानी का बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1 नंबर। हार्मोन की अगर बात करें तो हार्मोन जो है इसमें कौन सा हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन, जो कि डी में है यानी कि 4 नंबर में है। तो सी का हो गया हमारा 4। डी की अगर बात करें जो प्रोटीन है तो अब लास्ट कौन बच गया, केरेटीन। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना था कि केरेटीन और कैरोटीन दोनों था, तो इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना था कि कौन क्या होगा। क्योंकि केरेटीन जो है ये क्या है, रेशेदार प्रोटीन परिवारों में से एक है। किसमें, तो रेशेदार प्रोटीन में से, इसलिए ये प्रोटीन से संबंधित हो जाएगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। और इसी तरह का रेगुलर सेशन से जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। और हाँ, वीडियो को आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में उपस्थित अवयव समूह निम्न में से कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो निम्न में से कौन हो जाएगा, चूँकि आपको हम कई बार ये बता भी चुके हैं कि जर्मन सिल्वर का जब पूछेगा तो क्या कहता है, आप एक ट्रिकली यूज इसको कर सकते हैं, क्या रख सकते हैं याद, कि जनता। अब कहिएगा कि जनता से क्या हो गया, तो देखिए ज से हो गया जस्ता, न से हो गया निकेल और त से हो गया क्या, तांबा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कॉपर यानी कि क्या हो गया, तांबा। जिंक यानी कि जस्ता और निकेल तो यहाँ जस्ता निकेल तांबा मिल गया, यानी कि जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और काफ़ी बार आपको हम ये बता भी चुके हैं। ठीक, वहीं बात करें कि अगर इसमें पूछ दे कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में अगर परसेंटेज पूछ दे तो
हालांकि आपको कई बार बहुत सारे मिश्र धातु का बता चुके हैं कि कौन किसका मिश्र धातु होगा। तो अगर यहाँ बात कर लेंगे किसका, कॉपर का, तो कॉपर की बात करेंगे तो 60% हो जाएगा, और जो जस्ता की बात करेंगे तो 20% हो गया, और बाकी जो 20% बच गया वो क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। तो परसेंटेज भी कभी कभी पूछ लेता है। वहीं अगर जर्मन सिल्वर की बात करें, किसका उपयोग किस चीज़ में होता है, तो आभूषण में और बर्तन बनाने में, बर्तन इत्यादि बनाने में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 6ठा नंबर। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि जो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पूछेगा तो क्या होता है, पहली बात वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और फिर वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो ये एक प्रश्न का आंसर हम लोग जान गए। वहीं जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि इसका स्थिति कैसा होना चाहिए जब ये होगा, तो ये होगा कब, जब वक्रता के केंद्र पर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। कब होगा, जब वक्रता के केंद्र पर होगा। और एक पॉइंट यहाँ पर ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि जो अवतल दर्पण में धंसा हुआ भाग क्या होता है, प्रवर्तक सतह होता है, प्रवर्तक सतह होता है। चलिए, और यदि एक पॉइंट इसमें ये इस तरह से ऐड कर सकते हैं कि यदि, जैसे यहाँ पर रीजन क्या था कि वस्तु का स्थिति कैसा रहेगा तब जाके ये प्रतिबिंब बनेगा, उसी तरह अगर रहे कि यदि अवतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता, क्या, आवर्धन क्षमता, जिसको शॉर्ट में क्या सूचित करते हैं, एम से, तो इससे संबंधित कथन कारक के रूप में अगर प्रश्न जाने तो इसमें एक पॉइंट ऐड कीजिएगा कि आवर्धन क्षमता जो होगा एम बड़ा होगा +1, तो क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये पूछ सकता है। तो प्रतिबिंब बनेगा जो क्या होगा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, और क्या, वस्तु से बड़ा, यहाँ पे क्या होगा, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब जो है वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण के पीछे बनता है, तथा दर्पण के पीछे बनता है। ये हुआ आपका पहला। और अभी फ़िलहाल इतना ही ध्यान रखिए कि अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया रहे तब प्रतिबिंब क्या बनेगा अवतल दर्पण में। आ जाएंगे 7वें नंबर प्रश्न की ओर, देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न क्या है। मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। तो देखिए, पहले इसका देख लेते हैं कि पहचान करना है तो क्या क्या दिया हुआ है, सही तथ्य। तो सही तथ्य की अगर बात करें और किसके बारे में पूछ रहा है, मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित, ठीक। तो यह भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था थी, नहीं तो केवल वन तो खत्म हो गया। वहीं बात करें यह सिविल और सैन्य व्यवस्था से संबंधित व्यवस्था थी, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि जिसमें 2 आएगा तो केवल 2 तो है ऑप्शन में और एक जगह यहाँ है 2। तीसरी बात करें तो इसकी शुरुआत जो है अकबर के द्वारा की गई थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है। तो ये 2 और 3 तो हमें मिल गए। इसकी शुरुआत जहांगीर के द्वारा की गई थी, नहीं, जब शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी तो जहांगीर वाला क्या हो जाएगा, गलत।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें देख लीजिए कि ये मनसबदारी व्यवस्था क्या था, तो सिविल और सैन्य व्यवस्था से संबंधित व्यवस्था था, अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था। तो ये इसमें पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका आंसर सिर्फ हमें क्या था, ढूंढना था। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। अकबर के शासन काल में कर निर्धारण की कौन सी प्रणाली प्रचलन में थी? फिर से आ गया है कि अकबर के शासन काल में ही कर निर्धारण की कौन सी प्रणाली प्रचलन में थी। तो देख लेते हैं, उसमें दहसाला भी था, गल्ला बख्शी भी था, नस्क भी था, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये क्या करना है, ध्यान रखना है। और ये दहसाला प्रणाली की अगर बात करें तो ये 1580 ईस्वी में शुरुआत किया गया था अकबर के द्वारा ही। इसके अंतर्गत क्या होता था, किसके अंतर्गत, तो दहसाला प्रणाली के अंतर्गत अगर बात कर ले तो इसमें होता क्या था कि वास्तविक उत्पादन, पता नहीं ग्रीन कलर से आप लोग को दिखेगा या नहीं, वास्तविक उत्पादन, स्थानीय कीमत, उत्पादकता आदि के आधार पर, आप लोग तो सुन के भी नोट डाउन कर सकते हैं, आदि के आधार पर क्या होता था, ये दहसाला पद्धति शुरुआत किया गया था, दहसाला पद्धति शुरुआत की गई थी, ये ध्यान रखना है। वहीं अगर बात कर ले गल्ला बख्शी या फिर जो बटाई वगैरह है, ये सीधा और आसान प्रणाली था। ये सीधा और आसान प्रणाली क्यों था, क्योंकि बट्टा और गल्ला बख्शी प्रणाली, इसके लिए बड़ी संख्या में क्या पड़ता था, ईमानदार कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती थी, और अनाज के पकड़ते समय, कटाई के समय खेतों में उपस्थित रहना पड़ता था, यही था गल्ला बख्शी। तो ये सब आपको, और ये जो नस्क प्रणाली बच गया, इसको लिखना नहीं है, बस आप ध्यान रखेंगे कि जानकारी होना चाहिए। अगर नस्क प्रणाली की बात करें तो इसको कंकूत भी कहा जाता था, तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं क्या, और क्या कहा जाता था, तो कंकूत भी कहा जाता था। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, जो कि है हमारा 9वां नंबर प्रश्न। और ये सब सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है, सारे जीके जीएस हैं जो सारे विषय को लेके शामिल किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके शेयर करेंगे। 9 नंबर की बात करें तो दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दीवान ए कोही विभाग से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। फिर से हमें सेंटेंस देखना है कि कौन सा कथन सही है, और वो भी दीवान ए कोही से संबंधित। तो देख लेते हैं, इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नहीं, तो ये हो जाएगा गलत, तो केवल एक तो ख़त्म हो गया। इसी तरह आप एग्ज़ाम में भी विकल्प को छांट सकते हैं अगर आपको आंसर आता होगा तो देखिए, चूँकि इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, तो इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट की अगर हम बात कर लें तो इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, मिल गया ना, तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, यानी कि 2 नंबर सही हो जाएगा। तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, अभी आगे भी हमें पढ़ना पड़ेगा। सैन्य मामलों का विभाग, यानी कि जो दीवान ए कोही था ये सैन्य मामलों का विभाग था, तो नहीं, ये गलत विभाग। वहीं चौथे की बात करें तो कृषि मामलों का विभाग था, तो हाँ, ये कृषि मामलों का विभाग था, यानी कि 2 और 4 हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। इसी तरह आपको दिमाग से अच्छे से सोच समझ के क्वेश्चन को पढ़ के एग्ज़ाम में बनाना है, ये न कि हड़बड़ी में गड़बड़ी करके चले आना है। आ जाएंगे 10वें नंबर प्रश्न की ओर। जयनगर भारत में, जो कि
और एवं कुर्था जो कि नेपाल के बीच रेल सेवा की शुरुआत कब से हुई है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो शुरुआत हुई है अप्रैल 2022 से ही हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको क्या करना है, इसमें बस ध्यान में रख लेना है कि ये जो शुरुआत है ये कब से हुई है, चूँकि ये भारत और नेपाल से जोड़ने वाली लाइन पर पहली रात। इसको किस रूप से लिख सकते हैं कि भारत और नेपाल को जोड़ने वाली, भारत और नेपाल को जोड़ने वाली बड़ी लाइन पर क्या है, पहली यात्री रेल सेवा जो कि कॉमर्शियल रूप से 3 अप्रैल 2022 को जोड़ी गई है। कितना अप्रैल, तो 3 अप्रैल को। आगे बढ़ जाएंगे जो कि होगा 11वां नंबर प्रश्न, और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ और क्यूज दोनों मिलेगा आपको साथ ही साथ। और इस सेशन से संबंधित कोई सुझाव कमेंट हो तो आप कह सकते हैं। एल नीनो के परिणाम के रूप में निम्न में से किसे देखा जाता है। तो देख लेते हैं कि किसे देखा जाता है। फिर से स्टेटमेंट के रूप में आ गया क्वेश्चन, और यकीन मानिए बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे ही आपके लिए प्रश्न लाया जा रहा है। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती 2024 में शामिल होने वाले हैं तो जीके जीएस के लिए इस सेशन से जुड़ सकते हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, सही है। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, ये भी सही है। समुद्र में प्लवक की मात्रा में कमी आदि, ये सब सही है, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं अगर बात कर ले एल नीनो की जो बात आई है, तो एल नीनो नाम ध्यान रखिएगा, एल नीनो। तो एल नीनो क्या है, तो ये भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा से संबंधित घटना है। क्या है, तो भूमध्य रेखीय उष्ण संबंधित घटना है। वहीं बात करें कि इसके कारण, यानी कि एल नीनो के कारण पेरू तट के जल का तापमान क्या हो जाता है, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो क्या पता आपसे क्या प्रश्न पूछ दे, इसलिए हर एक छोटा छोटा पॉइंट जो है प्रश्न से संबंधित आपको लिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। 12 नंबर की अगर बात कर लें, निम्न में से कौन पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। अब पहाड़ी की बात आ गई है तो सेबराव पहाड़ क्या है, बेलिकोंडा पहाड़ी, नगारी पहाड़ी, सेबराव पहाड़ी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इनमें से जो तमिलनाडु में स्थित है वो हो जाएगा सेबराव पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें कि सेबराव की पहाड़ियाँ जो है ये सेलम नगर के समीप, किस नगर के समीप, तो सेलम नगर के समीप क्या है, स्थित एक पहाड़ियों का समूह है, ये ध्यान रखेंगे। और यह पूर्वी घाट का भाग है। तो ये भी पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट का है या फिर पूर्वी घाट का, तो ये पूर्वी घाट का भाग है। ये एक पॉइंट इसमें ध्यान रख सकते हैं। सेबराव पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 1620 मीटर। तो आपको ये लिखना नहीं है, बस आपको बोल दिया गया, ध्यान रख सकते हैं। चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 13 नंबर प्रश्न। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का
क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। और ये प्रश्न काफ़ी एग्जामों में रिपीटेड है, तो इसको ऐसे प्रश्न को बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। तो पहला क्या है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये वर्ष भी ध्यान रखना है 1938। और राष्ट्रीय योजना समिति, तो ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो इसका क्या करना है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि अगर इस समिति का अगर आपसे पूछे कि गठन किनके द्वारा किया गया था, तो गठन जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। लेकिन ये अध्यक्षता में इसकी स्थापना जो हुई थी 1938 में, तो हमसे अध्यक्षता ही पूछा गया है। उसी तरह की और यहाँ पे क्या पॉइंट इससे संबंधित, जैसे कि कुछ योजना का बात कर लेते हैं। जब राष्ट्रीय योजना समिति जाने तो एक पूछा जाता है जन योजना समिति, जन योजना समिति, जो कि कब, तो 1945 में। और किसके द्वारा, तो M.N. रॉय के द्वारा लाया गया था। ये पूछा गया है प्रश्न और पूछा आगे भी मिल सकता है। उसी तरह एक बॉम्बे प्लान योजना, यानी कि बॉम्बे योजना, बॉम्बे प्लान जिसको कहा गया, ये कब, तो 1944 में। और ये किसके द्वारा, तो भारत के 8 पूंजीपतियों द्वारा, भारत के 8 उद्योगपतियों द्वारा या पूंजीपतियों द्वारा लिखा जाता है, और इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह से सर्वोदय योजना, ये सब इम्पोर्टेंट योजना में है, रिपीट होते रहते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, और इस एग्ज़ाम में भी आपको मिल सकता है। तो सर्वोदय योजना की अगर बात करें तो ये 1950 में, और किसके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा, यानी कि JP नारायण। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, जो कि होगा हमारा 14 नंबर प्रश्न। देखते हैं 14 नंबर प्रश्न में क्या है। अंतानानारिवो यानी कि एंटीनानारिवो, बताइए कैसा कैसा नाम है। निम्न में से किस देश की राजधानी नगर है, तो ये जो देश हो जाएगा क्या, मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो मेडागास्कर का हो गया क्या, एंटानानारिवो। तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा, तभी आपका नोट्स तैयार होगा और आपको रिवीजन में आसानी होगा। वहीं मेडागास्कर द्वीप की बात करें, ये मेडागास्कर द्वीप देश जो है, ये अगर इसकी स्थिति की बात करें तो अफ्रीकी देश मोजाम्बिक, अफ्रीकी देश कौन हो जाएगा, मोजाम्बिक के पूर्व में और क्या जान सकते हैं, पूर्व में, और द्वीपीय देश मॉरिशस के पश्चिम में स्थित है। तो इसका स्थिति भी ध्यान रखना, मॉरिशस के पश्चिम में स्थित है क्या, मेडागास्कर द्वीप देश, ये ध्यान रख सकते हैं। वहीं बात करें, ऑप्शन ए है मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक देश की अगर कह दे कि राजधानी शहर कौन सी है, तो याद रखिएगा मापुटो। कौन सी हो जाएगी, मापुटो। ये हो गया। ये सब का राजधानी ही ज़्यादातर पूछा जाता है। उसी तरह अगर आपसे अंगोला की राजधानी पूछ दे तो लुआंडा, और अंगोला तो काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो लुआंडा। ऑप्शन डी में क्या था, बोत्सवाना। तो इसकी राजधानी की अगर बात कर दे तो गेबोरॉन, क्या हो जाएगा, गेबोरॉन इसकी राजधानी। तो सारे का क्या हो गया, राजधानी भी हम लोग जान गए। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के राजकोषीय उपाय के अंतर्गत निम्न में से कौन उपाय आते हैं। तो कई बार आपको बता चुके हैं, हालांकि डेली एक क्वेश्चन आपका मुद्रास्फीति से भी संबंधित मिल ही जाता है, तो मुद्रास्फीति को आपको लिखा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। तो अगर इसके अंतर्गत बताएं
तो निजी व्यय को कम करना सही है। गैर विकासात्मक सरकारी व्यय में कमी करना ये भी सही है। और घाटे के वित्त पोषण से बचना ये भी उपाय सही है, यानी कि तीनों उपाय सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें कि राजकोषीय उपाय का किसको कहा जाता है, तो वही हो गया कि जो सरकार द्वारा सरकार, बताइए सरदार लिखा गया, सरदार थोड़ी इसको कर, सरकार, तो सरकार द्वारा जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। और नियंत्रित करने के लिए उठाया गया उपाय ही क्या कहलाता है, राजकोषीय उपाय कहलाता है। और जिसके अंतर्गत ये सब सारे उपाय आ जाते हैं। ठीक, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। मुद्रास्फीति में एक पॉइंट ऐड ही कर लीजिए आप लोग, क्या कि मुद्रास्फीति में मुद्रा के तुलना में क्या होता है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। आ जाएंगे 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर की अगर बात कर ले तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का COP28 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। आगे आपको प्रश्न मिल सकते हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये जो सम्मेलन हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। इसमें आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर कॉप की बात कर ले, COP, तो इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछते या अर्थ पूछते तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, जिसका ये होता है। वहीं COP29 की बात करें, यहाँ तो 28 पूछा गया था 2023 वाला। 2024 की अगर बात कर ले जो कि COP29, तो इसका आयोजन अगर पूछते कि कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन हो चुका है 11 से 22 नवंबर के बीच बाकू के अजरबैजान में। कहाँ, तो बाकू के अजरबैजान में। तो 2024 का भी ध्यान रखना है। और अब आ जाइए COP30 जो कि 2025, और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये होगा कहाँ, ब्राज़ील। तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ध्यान रखना है। आएंगे 17 नंबर प्रश्न की ओर, देखते हैं 17 में क्या है। वैश्विक समाचार में चर्चा में आया हुआ NCQG किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये करंट का मुद्दा आ गया। तो ये किससे संबंधित है, जलवायु संरक्षण वित्त से, तो ऑप्शन नंबर डी। और अभी भी हम लोग जलवायु परिवर्तन पर जान रहे थे, अभी संरक्षण पे आ गया। वहीं अगर इसकी बात कर ले NCQG जो दिया हुआ है, तो क्या हो गया, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड, कभी कभी आपसे फुल फॉर्म में पूछ देता है, गोल, ये है क्या, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, चूंकि ये जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों से बचाव के रूप में उभरा है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये जो COP29 अभी हम लोग जो जाने 2024 वाला जो कहाँ होगा, अजरबैजान में, तो उसमें अजरबैजान में ये COP29 2024 वाला, उसमें ये मुद्दा मतलब उठाया गया है, ये बिंदु पे चर्चा हुआ है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। आएंगे 18 नंबर प्रश्न पे।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश के शासन में निर्देशक सिद्धांत मौलिक हैं? यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत का पूछ दिया है कि कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद हो जाएगा, आपको पता है कि क्या कहता है ये, हाँ, राज्य के नीति निर्देशक अगर पूछ देता कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद, तो आपको पता है कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ये तो कुछ देर पहले ही हम लोग जाने, ठीक। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि देश के शासन में निर्देशक सिद्धांत मौलिक है, इसलिए प्रश्न को थोड़ा पढ़ना है। तो ये अनुच्छेद 37 में कहा गया है। बाकी तो ये हम जान ही रहे हैं कि ये भाग 4 और 36 से 51 में क्या वर्णन है, ठीक। वहीं बात करें कि B.R. अम्बेडकर ने, किसने, तो B.R. अम्बेडकर ने संविधान का क्या कहा है, संविधान का नोबल फीचर्स कहा, नोबल फीचर्स कहा। तो ये कथन भी पूछ सकता है कि ये किसने कहा है, तो नोबल फीचर्स B.R. अम्बेडकर ने कहा है नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, ठीक। एक पॉइंट और यहाँ पर याद आ गया, ग्रेनविल ऑस्टिन का भी कथन पूछा जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित, जो इन्होंने कहा था संविधान का मूल आत्मा। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ध्यान में रख लेना है। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। तो इससे पहले कुछ जानकारी जो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है, तो बता देते हैं। सॉल्यूशन बाई पीजे, ये हमारा चैनल है, इसको प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF प्लस क्यूज दोनों मिलेगा, तो आप वहाँ भी ऐड ऑन हो सकते हैं। वहीं अगर बात करें आप लोग BPSC TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली GK GS के लिए, तो यहाँ का रेगुलर सेशन ज़रूर अटेंड करें, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेंगे, जो पॉइंट वाइज आपको डिस्कशन कराया जाता है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ तक कि अगर आपको सब्जेक्ट वाइज करना है तो सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अगर आपको मॉक प्रैक्टिस करना है तो वो भी है, टॉपिक वाइज भी है। हर तरह से आपको GK GS को मजबूत कराया जा रहा है, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। और हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे कि जिस टॉपिक से भी 1 से 2 नंबर कन्फर्म आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, उस टॉपिक को अब करवाया जा रहा है रेगुलर, तो आप लोग देखेंगे वो वीडियो भी जाके। तो बस आप लोग से यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पद्म पुरस्कार 2024 की ही बात है और वो भी बिहार से संबंधित। तो ये हो जाएगा डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को, जो कि मरणोपरांत दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पदक सम्मानित तो किया गया है लेकिन मरणोपरांत के बाद, ठीक। वही बात करें कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की, तो ये सुलभ इंटरनेशनल क्या थे के संस्थापक थे। तो ये भी आपको एक पॉइंट इसमें और ऐड ऑन कर लेना है, ठीक। और रही बात, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बुकरों से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मृत्यु की अगर बात कर ले तो 15 अगस्त 2023 को ही हुई है, 15 अगस्त 2023 को ही।
तो ये ध्यान रखेंगे। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे, जो कि होगा आज का अंतिम प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ समाचार पत्र और इसको प्रारंभ करने वाला व्यक्ति के मिलान करना। तो बॉम्बे क्या है, क्रॉनिकल, तो इसके जो प्रारंभ करने वाला व्यक्ति संबंधित हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, यानी का ए का हो गया 3 नंबर। कॉमन बिल, तो ये इससे संबंधित हो जाएंगी एनी बेसेंट, जो कि कई बार आपको हम बता भी चुके हैं, तो बी का हो जाएगा 1। लीडर की बात करें तो ये किया गया था शुरुआत मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, तो सी का हो जाएगा 2। और सर्च लाइट की बात करें जिससे संबंधित हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, तो डी का हो जाएगा 4। तो इसमें 1 पॉइंट यहाँ ये ध्यान रख लेना है। वहीं अगर बात करें मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो आया है एक लीडर, उसी में ध्यान रखिएगा अभ्युदय भी पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, हिंदुस्तान समाचार पत्र, हिंदुस्तान समाचार पत्र से भी संबंधित कौन हो जाएंगे, तो मदन मोहन मालवीय जी। और क्या ध्यान रख सकते हैं, जिस तरह कॉमन बिल हो गया एनी बेसेंट का, उसमें एक और ध्यान रख लेना है आपको, न्यू इंडिया, कौन सा हो जाएगा, न्यू इंडिया समाचार पत्र। और क्या ध्यान रख सकते हैं, एक याद रखिएगा बंगाली समाचार पत्र जो किनके द्वारा निकाला गया था, तो एस.एन. बनर्जी के द्वारा। बनर्जी है और बंगाली, तो आप लोग कॉम्बिनेशन से आंसर कर लेंगे कॉमन सेंस लगा के। वहीं बात करें अगर आपसे पूछ दे कि भारत में समाचार पत्रों का जनक, भारत में समाचार पत्रों का जनक किसे कहा जाता है, तब कौन हो जाएगा, जेम्स अगस्टस हिक्की, यानी कि J.A. हिक्की। ये ध्यान रख सकते हैं, पूछा हुआ प्रश्न है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताएंगे ज़रूर। फिर मिलेंगे टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।